हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 10। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा जो कि यूपीएच आपका कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और साथ ही आपका हिस्ट्री टीचिंग जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल पर भी बीएड क्लासेस के नाम से ये सारी लिंक वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे आप वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आज है आपका लेक्चर नंबर 10। तो चलिए देखते हैं, इतिहास में पाठ्यक्रम संगठन की कालक्रम विधि का वर्णन कीजिए। यह आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इतिहास में कालक्रम शिक्षण। इतिहास में कालक्रम शिक्षण की विशेष उपयोगिता है क्योंकि समय अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता है। समय का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु जब हम समय से किसी व्यक्ति या घटना को संबंधित कर देते हैं तो समय मूर्तिमान हो जाता है और तब इसे स्पष्ट रूप से जाना या देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कालक्रम शिक्षण में हम देखें तो इतिहास में कालक्रम शिक्षण की विशेष उपयोगिता है क्योंकि किसी भी घटना के लिए हम ऐसे अगर बात करें समय की, तो समय का कह सकते हैं कोई भी मूर्त रूप नहीं है, ना ही समय को हम देख सकते हैं। एक तरह से समय अदृश्य है, लेकिन अगर हम समय को किसी घटना से जोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं, तो उसका जो एक मूर्तवान रूप हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे एक समय के साथ जोड़ने से उसकी एक उपलब्धि कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें समय की, तो समय के माध्यम से हम किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति के जीवन से जो भी संबंधित घटनाएं हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कालक्रम या क्रमबद्ध समय ज्ञान है जिसकी सहायता से हम जीवन और क्रियाशीलता का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कालक्रम के बारे में, तो कालक्रम एक क्रमबद्ध समय ज्ञान है जिसकी सहायता से हम जीवन और क्रियाशीलता का अनुभव प्राप्त कर पाते हैं, परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब जीवन या क्रियाशीलता का संबंध घटनाओं से, एक तरह से यहाँ पर जीवन की क्रियाशीलता का संबंध जब घटनाओं से होगा तभी हम कालक्रम को समझ पाएंगे। तो शिक्षा शब्दकोश में कालक्रम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कालक्रम सामान्यतः प्रारंभ से अंत तक अथवा अति प्राचीन से अर्वाचीन तक घटित होने के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित वस्तुओं अथवा घटनाओं का लिखित विवरण अथवा तालिका अथवा सूची है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए किस तरह से शब्दकोश में, शिक्षा शब्दकोश में कालक्रम के विषय में स्पष्ट किया गया है कि जो भी कालक्रम होता है वो सामान्यतः प्रारंभ से अंत तक अथवा हम कह सकते हैं प्राचीन से लेकर अर्वाचीन, जो नई प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक, या कह सकते हैं हम जो भी घटित घटनाएं हैं उनके विषय में एक क्रम के माध्यम से हम लिखते हैं और उसको एक तरह से तालिकाबद्ध करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। तो एक तरह से वो कालक्रम के माध्यम से हम उस घटना के बारे में जान सकते हैं। तो इसे समय ज्ञान एवं समय चेतना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो कालक्रम है इसे समय ज्ञान या समय चेतना भी कहा जा सकता है क्योंकि जब समय किसी घटना के साथ जुड़ जाता है तो वो उस घटना को एक तरह से उस घटना को कह सकते हैं हम प्रकट करता है कि उसकी क्या तिथि थी, क्या समय था जिस समय वो घटना घटित हुई थी। तो एक तरह से वो घटना समय के माध्यम से हम उसके बारे में जान सकते हैं कि वो कितनी पुरानी, कितनी नई है और कितनी पहले की घटित हुई घटना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल या कालक्रम विधि। कालक्रम विधि का प्रयोग कक्षा में पेस्टोलॉजी ने किया। इसने इस विधि को रूसों के शिक्षा प्रकृति के अनुसार दी जाए सिद्धांत पर आधारित किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेस्टोलॉजी थे
इन्होंने जो रूसो की शिक्षा थी, जिसमें रूसो ने प्राकृतिक शिक्षा पर बल दिया था, तो शिक्षा प्रकृति के अनुसार दी जाए, इस सिद्धांत पर आधारित थी। तो रूसो ने कहा था कि हर एक प्रकार के शिक्षण के लिए एक विशिष्ट समय होता है जिसका पालन हमें विधिवत करना चाहिए, अर्थात हमें उसी के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो पेस्टोलॉजी थे वो रूसो के शिक्षण सिद्धांतों को मानते थे और रूसो का कथन था कि समय के अनुसार ही शिक्षण देना चाहिए। एक तरह से जो बालक है उसका जो एज लिमिट क्या है, उसी के अनुसार उसकी जो आयु है उसी के समय के अनुसार ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें पेस्टोलॉजी के अनुसार, तो प्रत्येक बालक को उसी प्रकार पढ़ाना चाहिए जैसे कि उसकी प्रकृति की मांग हो। एक तरह से उसकी जो नेचर की, क्योंकि हर बालक नेचर के हिसाब से, उसके अपने प्रकृति के हिसाब से ही विकसित होता है। तो यहाँ पर जितनी उसकी नेचर की आवश्यकता है, जितनी उसकी प्रकृति है, जिस लेवल का वो है, उसी के हिसाब से उसे शिक्षित करना चाहिए, उसी समय के अनुसार। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो समय आ रहा है जिसमें कार्यक्रम की बालक जिस लेवल का है, जिस समय का है, कहने का तात्पर्य है कि जो उसकी अभी जिस प्रकृति में वो है, जिस आयु का है, जिस एज का है, जिस लिमिट का है, उसी लिमिट में ही रहकर उसको शिक्षित करना चाहिए। जैसे कि उसके प्रकृति की मांग है, जैसे कि उसका अपना नेचर है, जिस नेचर में वो है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो एज में तो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन जो उनका जो नेचर होता है, उनकी जो एज होती है वो एक छोटे बालक की तरह होती है, जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी जो बुद्धि होती है वो विकसित नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में उनके समय की मांग क्या है कि उनको अभी छोटे बच्चे का ज्ञान दिया जाए। जब उनके पास अभी उतनी बुद्धि लब्धि नहीं है, उतने योग्य वो नहीं है, तो उन्हें छोटे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये होता है समय, जिसमें छात्र के एज से लेकर के, छात्र की योग्यता से लेकर के, छात्र के प्रकृति से लेकर के सारी चीज़ें निहित होती हैं। तो अब हम देखते हैं इसके विपरीत दूसरी विधि हानिकारक सिद्ध होगी। तो अगर हम बात करें, पेस्टोलॉजी ने कहा कि अगर हम छात्र के समय और नेचर के हिसाब से उसे शिक्षित नहीं करते हैं, अगर दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो दूसरी विधि होगी वो हानिकारक होगी, क्योंकि हम उसके प्रकृति के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से, उसकी आयु, उसकी लिमिटेशन के हिसाब से, उसकी योग्यता, उसके एज के हिसाब से उसको शिक्षित नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। इस प्राकृतिक प्रस्तुतिकरण को इतिहास में उसने अपनाया और कहा कि समस्त इतिहास के विभिन्न स्तरों पर बांट देना चाहिए और प्रत्येक स्तर की विषय सूची भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इससे जो पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने इतिहास में अपनाया कि जो इतिहास है उसको एक तरह से अलग अलग स्तरों में बांट देना चाहिए और उस स्तर को सूचीबद्ध करके भिन्न भिन्न जो एज या आयु के छात्र हैं उनको शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, यह विधि सांस्कृतिक युग सिद्धांत से भी सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि हम इतिहास को इस विधि के अनुसार विभिन्न स्तरों पर रखें तो हमको प्रत्येक स्तर पर एक काल का इतिहास रखना पड़ेगा, तो परंतु यह विवरण कालक्रम के अनुसार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अगर हम इतिहास को छात्रों के स्तर के हिसाब से बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्तर एक कालक्रम के अनुसार ही डिवाइड होगा, जिसमें इतिहास के कुछ हिस्से छात्र पहले पढ़ेंगे, कुछ हिस्से बाद में पढ़ेंगे, कुछ हिस्सों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक कालक्रम के हिसाब से डिवाइड होगा, जिससे कि वो उन चीज़ों को अच्छे ढंग से अधिगम कर पाएंगे। तो उदाहरण, अगर हम भारतीय इतिहास को विभिन्न स्तरों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। प्राचीन काल कक्षा 6 के लिए, राजपूत तथा सल्तनत काल कक्षा 7 के लिए, मुगल काल कक्षा 8 के लिए और ब्रिटिश काल कक्षा 9 के लिए। तो दोस्तों इस तरह से देखिए जो कालक्रम का विभाजन हुआ है इतिहास में, सबसे पहले प्राचीन काल देखा गया, जिसमें हम आज भी देखते हैं प्राचीन काल की चीज़ें जो कक्षा 6 की बुक होती है उसमें रहता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जिसमें छात्रों को कालक्रम के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है, जिससे कि उनका जो बुद्धि है उसी के हिसाब से उन्हें शिक्षित किया जाए। सबसे पहले उन्हें जो इतिहास का भी इतिहास है, कहने का तात्पर्य है जहाँ से मानव जीवन की इतिहास क्या है, इसके पहले हमने देखा था ना, इतिहास
मानव जीवन के विकास से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं मानव जीवन का विकास कहाँ से हुआ? प्राचीन समय से। तो प्राचीन समय के विषय में ही छात्रों को सबसे पहले बताना है। उसके बाद राजपूत तथा सल्तनत काल आता है, जो कि कक्षा 7 में पढ़ेंगे। मुगल काल, जिसमें अकबर, बाबर ये सब आते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए। ये सारी चीज़ें छात्रों को बताएंगे। और यहाँ पर ब्रिटिश काल कक्षा 9 के लिए अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि छात्र यहाँ पर सारे इतिहास जो कि वो कक्षा 6 से पढ़ता आया है, वो सारे इतिहास के विषय में लगभग पढ़ चुका है, जान चुका है। तो और अब वो देश में क्या स्थिति है, जब देश में अंग्रेजों का शासन आता है, तो ये सारी चीज़ों के विषय में वो अच्छे ढंग से जान पाएगा। तो इतिहास शिक्षक को इन कालों का चयन करते समय निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखें, नंबर 1 पर है, प्रत्येक काल अपनी कुछ विशेषताएं रखता है। उसका चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस काल की मुख्य विशेषताओं का परित्याग तो नहीं हो गया या उसका संबंध विच्छेद तो नहीं हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हर काल की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अगर हम प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में मानव जो था, एक तरह से उसे बिल्कुल भी आग का ज्ञान नहीं था, ना ही उसे अनाज के विषय में पता था। और धीरे धीरे वो घर को बनाना, घर में रहना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसका जो पशुओं का पालन करना और खेती करना, ये सारी चीज़ें उसने सीखा। तो कहीं ना कहीं ये सारी विशेषताएं नहीं छूटनी चाहिए। अगर हम छात्र को पढ़ा रहे हैं तो हर उस विशेषता के विषय में बताना है जो उस इतिहास काल से संबंधित है जिसको हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो एक तरह से उसका संबंध जो आगे का इतिहास है उससे अलग हो जाएगा, एक तरह से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा, कह सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 2 पॉइंट पर, प्रत्येक काल की एक केंद्रीय समस्या होनी चाहिए जिसके चारों ओर घटनाओं तथा व्यक्तियों का होना आवश्यक है। उदाहरण, यदि हम मराठा काल का चयन करते हैं तो उस काल की सबसे प्रमुख समस्या स्वराज की प्राप्ति थी और उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए गए जो कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जैसे शिवाजी का आगरा त्याग, पानीपत का युद्ध, इसमें बहुत से व्यक्तियों ने कार्य किया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक इतिहास काल की कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं और उन्हीं बिंदुओं के आसपास घटनाएं घटित होती हैं। तो उन बिंदुओं को बताना नहीं भूलना, उन बिंदुओं के बारे में अधिगम कराना छात्रों को नहीं भूलना है। एक तरह से छात्रों को वो सारी चीज़ें बतानी है जो उस कालक्रम के इतिहास के लिए आवश्यक हैं। तो जिससे कि ये होता है कि छात्र उस बिंदु के माध्यम से उसके आसपास की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, किन कारणों से घटित होती हैं, इसके विषय में वो चिंतन मनन करते हैं और चीज़ों को आसानी से समझते हैं। नंबर 3 पर हम देखें, जो काल चुना जाए वह महापुरुषों की क्रियाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक, कबीर तथा चैतन्य आदि के कार्यों में बालक रुचि नहीं रखते, वरन नेपोलियन, राणा प्रताप और सिकंदर के कार्यों में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी काल चुना जाए उसमें, क्योंकि हर इतिहास के हर काल में कुछ महापुरुष हुए हैं, कुछ इतिहासकार हुए हैं, कुछ महान नेता हुए हैं। तो एक तरह से उनके क्या चारित्रिक गुण थे, क्या उनके व्यक्तिगत गुण थे, इन सारी चीज़ों के विषय में भी छात्रों को बताते चलना है। और जो उस समय की सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक रीति रिवाज थे, और उनको किस तरह से जो समाज की कुप्रथाएं थी उसको किस तरह से दूर किया गया, ये सारी चीज़ें भी बताते चलना है। तो एक तरह से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें भी इतिहास कालक्रम में जोड़ते हुए चलना, जिससे कि छात्र सामाजिक जीवन से संबंधित व्यक्ति के जो भी प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक के जो भी उसने एक तरह से जो भी यात्रा तय की है उसके बारे में छात्र परिचित हो पाए। अब हम देखते हैं इतिहास कालक्रम के उपागम। इतिहास शिक्षण में कालक्रम का ज्ञान कराने के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है चार्ट, समय चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, इतिहास शिक्षण का जो कालक्रम होता है उसका ज्ञान कराने के लिए अलग अलग उपागम या साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला आता है समय चार्ट। इतिहास शिक्षण के समय चार्ट का प्रयोग कालक्रम ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इतिहास क्या है, इतिहास
मानव जीवन में घटित पूर्व घटनाएं हैं। तो इसमें अलग अलग कालक्रम के माध्यम से उन घटनाओं के विषय में हम जानते हैं। कोई ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति आज से कितने वर्ष पूर्व घटित हुई और इस विभिन्न घटनाओं के घटित होने के मध्य कितना अंतर रहा, ये इसका यथार्थ ज्ञान समय चार्ट की सहायता से छात्रों को कराया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी एक युद्ध की बात करें, जैसे आपको पता है ना कि पानीपत का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1526, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। और उसके बाद अगर हम बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तो इनमें कितना समय डिफरेंस है छात्रों को ये भी बताएं, और दोनों के युद्धों में क्या सिमिलरिटीज थी, किन किन क्षेत्रों में ये विजित की गई और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ये सारी चीज़ें बताने से क्या होता है, छात्रों के दिमाग में एक तरह से कंपैरिजन की भावना आती है और वो चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ना सीखते हैं, तर्क का ज्ञान उनमें विकसित होता है। तो ये इतिहास हमें केवल हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं बताता, इतिहास हमें तर्क शक्ति का हमारे अंदर विकास करता है। इतिहास हमें एक तरह से जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, जो हमारे पूर्वजों ने जहां भी असफलताएं पाई हैं, किन कारणों से पाई हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हमने इसके पहले देखा कि समय चार्ट की सहायता से हम छात्रों को ये बताते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई और उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये सारी चीज़ें। अब नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें तो समय लेख चित्र, साम्राज्यों या महापुरुषों के जीवन चरित्रों या महान राजवंशों या शक्तियों के अभ्युदय या पराभव को समय लेखा चित्र द्वारा सरलता से दर्शाया जा सकता है। ये तुलनात्मक अध्ययन द्वारा छात्रों को कालक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने में सक्षम है। तो दोस्तों एक तरह से अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना पानीपत युद्ध की, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में कितने समय का डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना ही भूलती हैं और छात्र भी उस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। और किन किन कारणों से जो युद्ध हुए थे पानीपत के पहला, दूसरा और तीसरा, तो किन कारणों से हुए थे, कौन कौन उसमें भाग लिया था और कौन कौन से क्षेत्रों को किसने विजित किया था। तो एक तरह से छात्र एक साथ एक ही स्थान पर लड़े गए तीनों युद्धों के विषय में जान पाते हैं। यहाँ पर हम देखें समय रेखा। समय रेखा में समय को क्षैतिज या लंबवत रेखा में प्रदर्शित किया जाता है और घटित घटनाएं घटित होने वाली तथ्य संबंधित तिथियों के आधार पर कार्यक्रम के अनुसार अंकित की जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखें समय रेखा के माध्यम से जो घटनाएं पहले घटित हुई उनकी समय रेखा किस तरह से हम करेंगे और जो घटनाएं बाद में घटित हुई उनकी समय रेखा किस तरह से करेंगे। तो एक तरह से समय रेखा के माध्यम से छात्रों में अप डाउन पहले बाद में जो घटनाएं घटित हुई वो उनको जल्दी याद हो जाएंगी, उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो वो समय रेखा है ना, वो अप डाउन होने की वजह से तो ये पता चलेगा ना कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी, कौन सी घटना बाद में घटित हुई थी। और यहाँ पर हम देखें तो घटित घटनाएं घटित होने वाली तत्संबंधित तिथियों के आधार पर कालक्रम के अनुसार अंकित की जाती हैं और समय रेखाएं राजवंशों या साम्राज्यों या महान शक्तियों के उद्भव, उत्थान एवं पतन के कारणों एवं परिणामों के स्पष्टीकरण हेतु प्रयुक्त होती हैं और इनके समुचित उपयोग से छात्रों को कालक्रम का ज्ञान सरलता से कराया जा सकता है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर समय रेखा का क्या मतलब, टाइमलाइन के माध्यम से हम छात्रों को समय के बारे में कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन सी बाद में और किसका क्या क्रम है, एक तरह से ये भी हम छात्रों को बता पाएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास शिक्षण में छात्रों के लिए, छात्रों के अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिससे कि छात्रों को रटने की आवश्यकता नहीं, वो इन समय रेखा के माध्यम से घटनाओं के बारे में कौन सी घटना कब घटित हुई थी जान सकते हैं।
एक तरह से यहाँ पे छात्रों को किसी भी तरह की रटने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं कालक्रम विधि की आलोचना। इस सिद्धांत द्वारा मनोविज्ञान तथा शिक्षण सूत्रों का उल्लंघन किया जाता है। जब हम इतिहास के कालों में विभाजित करते हैं तब एक काल ऐसा भी हो सकता है वो जो बहुत सरल या दूसरा जटिल हो। तो यदि हम कालक्रम के अनुसार उसको ले तो हो सकता है कि पहले जटिल आए उसके पश्चात सरल आए, तो उस समय सरल से जटिल वाले सूत्र का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो मनोविज्ञान का शिक्षण सूत्र है, जिसमें हम जो अभी चूंकि ये छोटे क्लास के बच्चों में अगर हम बात करें तो सरल से जटिल की ओर उनके लिए ज़्यादा सुविधा होती है। लेकिन अगर हम कालक्रम के अनुसार से बांटते हैं तो कभी कभी जो घटनाएं घटित होती हैं, कुछ घटनाएं बहुत ही ऐसे, कुछ घटनाओं के विषय में बताना आसान, तो कुछ के विषय में बताना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि जो घटनाएं अगर हम कालक्रम के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो घटनाएं ज़्यादा थोड़ी सी टफ होती हैं और जो घटनाएं थोड़ी सी मुश्किल होती हैं जिनको समझाने में, अगर वो घटनाएं पहले कालक्रम के हिसाब से हमने डिवाइड की है तो जो छात्र हैं वो सरलता से कठिन की ओर ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे समझते हैं। लेकिन अगर पहले ही कठिन से कठिन घटनाएं, एक तरह से जो घटनाएं काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें छात्रों को समझना और बताना पड़ता है, तो इसमें कभी ना कभी ये सारे कार्यक्रम की वजह से दिक्कतें आती हैं समझाने में छात्रों को और बताने में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो शिक्षण का सिद्धांत है, जिसमें मनोविज्ञान का जो शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, इसका उल्लंघन होता है। नंबर 2 पर हम देखें, इस सिद्धांत के अनुसार काल की घटनाओं के भूलने की संभावना है, क्योंकि जो काल एक स्तर पर पढ़ाया जा चुका है उसकी आवृत्ति का कोई अवसर दूसरे अवसर पर नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और अगर हम देखें तो कालक्रम के हिसाब से पढ़ाने पे तो जो घटनाएं छात्र पहले पढ़ चुके हैं, अब कालक्रम में डिवाइड होने की वजह से वो उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो फिर धीरे धीरे भूलती जाती हैं। नंबर 3 पर हम देखते हैं, यदि इतिहास का शिक्षक इतिहास का विभाजन सांस्कृतिक युग सिद्धांत के अनुसार करता है तो पहले प्राचीन काल का इतिहास ही बालकों को पढ़ाया जाएगा। अतः उन्हें सरल से सरल रूप में रखना चाहिए और उस काल के इतिहास का विस्तृत तथा गंभीर अध्ययन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, नहीं तो वे अपने प्राचीन काल के इतिहास की संस्कृति और सामाजिक विकास की बातों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अगर हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसमें सांस्कृतिक जो भी उसकी विशेषताएं हैं या सामाजिक विकास के विषय में जो अध्ययन है वो सारी चीज़ें भी छात्रों को डिटेल में बताना चाहिए और सरल से सरल रूप में बताने की कोशिश करना चाहिए, जिस एक तरह से व्यवहारिक रूप में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एक विषय की तो कभी कभी हम देखते हैं कि वही विषय अगर दूसरा शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो अपनी तरह से पढ़ा रहा है, लेकिन अगर कोई और शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो अपनी तरह से पढ़ा रहा है। चीज़ें वही हैं लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो चेंज होता है। कोई भी शिक्षक कितने व्यवहारिक ढंग से किसी भी विषय को पढ़ा रहा है वो उसकी अपनी व्यक्तिगत विशेषता है। वो कहते हैं ना कि शिक्षक एक कलाकार है और जो शिक्षण है वो एक कला है। तो शिक्षण किस तरह से किस कलात्मक ढंग से किया जा रहा है वो शिक्षक पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम बात करें, शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से सरल तरीके से उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के विषय में जो भी कालक्रम के हिसाब से इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसके विषय में वो उन्हें बताए, जिससे कि वो उसे अच्छे ढंग से अधिगम कर पाएं। तो इस प्रकार प्राचीन काल का इतिहास कुछ कहानियों तथा गाथाओं तक ही सीमित रह जाएगा और इससे यह स्पष्टता है कि यह सिद्धांत प्राचीन काल के इतिहास के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाता। तो इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो अगर हम बात करें इसमें हम देखें कि जो कालक्रम विधि की आलोचना इसलिए की गई कि कभी कभी यहाँ पर जब पढ़ाया जाता है कालक्रम के हिसाब से तो कालक्रम में जो घटित घटनाएं हैं या उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनकी जो कहानियाँ या गाथाएं उसके विषय में तो बताया गया, लेकिन उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ थी, जो सांस्कृतिक
विशेषताएं थी उसके विषय में अगर नहीं बताया गया तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से अधूरा ज्ञान माना जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक की अपनी कुशलता है कि वो उस कालक्रम के हिसाब से इतिहास शिक्षण को किस तरह से कर रहा है कि जिससे कि वो हर चीज़ों को सरलता से समेट सके, एक तरह से सरलता से उन्हें बता सके कि उसमें सांस्कृतिक विशेषताएं क्या थी, सामाजिक विशेषताएं क्या थी, साथ ही जो उस समय के इतिहास से संबंधित शासक थे और जो भी उन्होंने युद्ध किए, जो भी उनके उपलब्धियां थी, उसके विषय में भी बताया जाए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।